आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। शिवपुर गांव के चौराहे पर एक छोटा सा पुराना ठेला था। वो ठेला रामू का था, जो उसके परिवार का गुजारा चलाने का एकमात्र सहारा था। रामू पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था, हर मौसम की मार झेलता हुआ। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मंडी जाकर सबसे ताजे आलू और सब्जियां चुनता और बड़ी मेहनत व लगन से पाव भाजी का मसाला तैयार करता था। रामू के हाथों में स्वाद का जादू था। जो भी उसकी पाव भाजी खाता, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन वक्त बदल रहा था और किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब चाव से उसकी पाव भाजी खाते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। गांव में तरक्की के साथ साथ 2-3 नए और बड़े आधुनिक होटल खुल गए थे। उन होटलों की चकाचौंध, बड़ी और चमकदार दुकानें, रंग बिरंगी लाइटिंग और आकर्षक सजावट देखकर गांव के लोग वहीं जाने लगे थे। वे अब उस छोटे से साधारण ठेले पर खड़े होकर खाना पसंद नहीं करते थे। इन नए होटलों के कारण रामू के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर तपती धूप में इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर पाव, संगीत और भाजी बिक ही नहीं पाते थे और उसे सब फेंकना पड़ता था। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर का किराया कैसे चलाए। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में रामू हताश होकर अपने ठेले पर अकेला बैठा था। अरे, आज फिर दोपहर के 2 बजे बज गए और अभी तक बोहनी भी नहीं हुई। इतनी सारी पाव भाजी सुबह से बनाकर रखी है, सब ठंडी हो रही है। अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। कल ही मकान मालिक किराए के लिए टोक कर गया है। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है और घर के लिए राशन भी लाना है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे चलेगा। लगता है किस्मत भी आजकल मेरा साथ छोड़ चुकी है। मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा। जमाना बदल रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अलग करूं। शाम होने को आई थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन पूरा ठेला वैसे का वैसा ही भरा था जैसे सुबह सजाया था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वह और उसका परिवार जल्द ही भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से मदद की गुहार लगाई। रात के करीब 8 बजे बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। रामू हताश होकर अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बची हुई पाव भाजी को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। सोच रहा था कि आज फिर इतना खाना बर्बाद जाएगा। निराशा के उन पलों में रामू ने ठान लिया कि अब रोने से काम नहीं चलेगा। उसे खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। उसे कुछ ऐसा अलग सोचना होगा जो पूरे गांव में किसी ने न किया हो। रात भर रामू जागता रहा और तरकीबें सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा और क्रांतिकारी आइडिया आया। गांव में मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, छोटे काम करने वाले लोग हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन भूख सबको लगती है। अगर मैं सिर्फ 20 रुपए में भरपेट अनलिमिटेड पाव भाजी देना शुरू कर दूं, तो लोग बड़े होटलों को छोड़कर मेरे पास दौड़ेंगे। रोज की अच्छी कमाई होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू एक नए उत्साह के साथ उठा। उसने ठेले की बारीकी से साफ सफाई की, बर्तन चमकाए। उसने मसालों में अपनी पुरानी सीक्रेट जड़ी बूटियों का पाउडर मिलाया, भाजी में अपना सीक्रेट तड़का लगाया और चूल्हा जला दिया। जब कड़ाही में मक्खन डालकर उसने पाव भाजी तैयार की, तो पूरे चौराहे पर एक ऐसी संगीत लाजवाब और मनमोहक खुशबू फैल गई जिसने वहां से गुजरने वाले हर शख्स को रोक लिया। रामू ने ठेले पर बड़ा बड़ा लिख दिया, मात्र 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शिवपुर गांव में फैल गई। दोपहर होते होते रामू के ठेले पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जो लोग उसके ठेले को भूल चुके थे, वे अब 20 रुपए में पेट भरकर जादुई स्वाद वाली पाव भाजी खाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। रामू पसीने से तरबतर होकर चूल्हा चला रहा था और काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में रामू का वो छोटा सा ठेला पूरे गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया।
रामू की गरीबी दूर हो गई। उसने नया घर खरीद लिया और बच्चों को बड़े स्कूल में डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे बेशुमार पैसा और शोहरत आई, रामू के मन में धीरे धीरे अहंकार और लालच घर करने लगा। वह भूल गया कि यह सफलता उसकी विनम्रता और मेहनत से मिली थी। अब रामू के सिर पर पैसे का नशा बोलने लगा था। वह ग्राहकों से सीधे मुंह बात नहीं करता था और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अंधी होड़ में शामिल हो गया। अब तो पूरे गांव में मेरा नाम है, लोग मेरे स्वाद के दीवाने हैं। मैं जैसा भी बनाऊं लोग खाएंगे ही। क्यों ना मैं मसालों और भाजी में थोड़ी कटौती करूं, सस्ते आलू और कम मक्खन इस्तेमाल करूं। इससे मेरा खर्चा आधा हो जाएगा और मुनाफा दोगुना। रामू के मन में लालच आ गया। रामू ने ज्यादा पैसे बचाने के लालच में भाजी में मिलावट करनी शुरू कर दी। घटिया तेल, बासी आलू और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करने लगा। एक शनिवार की शाम जब ठेले पर काफी ग्राहक जुटे थे, रामू ने बड़े घमंड से मिलावटी और घटिया पाव भाजी की प्लेटें सजाकर लोगों को परोस दी। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनका स्वाद बिगड़ गया। रामू, ये क्या बेस्वाद और बदबूदार खाना बनाया है। इसमें न तो वो पुराना स्वाद है और न ही वो रंग। तुमने तो पैसों के लालच में खाने की क्वालिटी ही खराब कर दी। एक ग्राहक ने गुस्से में प्लेट वहीं पटक दी। देखते ही देखते चौराहे पर हंगामा मच गया। लोगों ने रामू को खूब खरी खोटी सुनाई और बिना पैसे दिए ही वहां से चले गए। लेकिन अहंकार में डूबे रामू को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने उल्टा ग्राहकों को ही भला बुरा कह दिया। अगले ही दिन से रामू के ठेले पर सन्नाटा छाने लगा। जो ग्राहक दूर दूर से आते थे, अब वे फिर से रामू के ठेले से दूरी बनाने लगे। देखते ही देखते उसकी सारी कमाई ठप्प हो गई और उसकी गुल्लक खाली होने लगी। एक दोपहर रामू अपने खाली ठेले के पास गुमसुम बैठा था। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने रुककर उससे कहा, रामू बेटा, जब तूने 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी देना शुरू किया था, तब तेरे दिल में लोगों को भरपेट खाना खिलाने की नीयत थी। लेकिन जब जेब में पैसा आया तो नीयत में खोट और लालच आ गया। इंसान का हुनर और व्यापार उसकी ईमानदारी से चलता है, अहंकार और मिलावट से नहीं। बुजुर्ग की यह बात रामू के दिल में तीर की तरह चुभी। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि सफलता पाना जितना मुश्किल है, उसे ईमानदारी से बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रामू ने तुरंत ईश्वर से माफी मांगी और फिर से अपनी पुरानी राह पर लौटने का फैसला किया। उसने बासी और घटिया सामान फेंक दिया। अगली सुबह उसने फिर से ताजी सब्जियां, असली मक्खन और अपने शुद्ध मसालों से जादुई पाव भाजी तैयार की। उसने हाथ जोड़कर गांव वालों से अपनी गलती की माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी स्वाद और शुद्धता से समझौता नहीं होगा। गांव वालों ने भी रामू के सच्चे पछतावे को देखकर उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे रामू के ठेले की वो पुरानी रौनक, वो लाजवाब खुशबू और ग्राहकों की लंबी लाइनें वापस लौट आईं। रामू ने सीख लिया था कि सच्ची सफलता पैसे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अपनों के विश्वास से मिलती है। सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही कचौड़ी की टपरी थी, जहां कालू नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मागर्म कचौड़ी बनाकर बेचा करता था, जिसकी टपरी पर हर समय लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। अरे कालू भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय और यह खस्ता कचौड़ी खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसके मसालों में जो ये इतनी लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ, ताकि मैं अपनी बीवी से कहकर ऐसी चाय और कचौड़ी घर पर भी बनवाया करूं। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं ये चाय और कचौड़ी का मसाला कैसे बनाता हूं, तो मेरी टपरी तो ठप पड़ जाएगी ना। सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो केवल मुझे बता डॉक्टर, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। और अगर तुम्हें मेरे हाथ की चाय और कचौड़ी इतनी ही पसंद है, तो तुम मेरी टपरी पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, और तुम्हारा क्या भरोसा,
कहीं तुम मेरी टपरी के सामने ही अपनी कचौड़ी की टपरी खोल लो तो। चलो कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 4 कचौड़ी और थोड़ी चटनी पैक जरूर कर दो। हाँ, ये कही ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। कालू की चाय कचौड़ी पूरे गांव में बहुत फेमस हो चुकी थी, जिस वजह से कालू काफी अच्छी कमाई करता था। पर कालू भीतर से बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वह नए नए तरीके आजमा रहा था, जिससे वह अपनी कचौड़ियों को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसकी टपरी पर काफी ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कालू अपनी टपरी पर चाय और कचौड़ी बेच रहा था। तभी उसके ठीक सामने एक नई चाय और कचौड़ी की टपरी खुलने लगती है। उस टपरी को देखकर कालू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई चाय कचौड़ी की टपरी खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता, अभी बताता हूँ इसको। ये कहकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर टपरी नहीं खोल सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी ठीक सामने मेरी चाय कचौड़ी की पुरानी टपरी है और अब तुम भी एक चाय कचौड़ी की ही टपरी खोल रहे हो। हाँ, मुझे पता है, वैसे भी ये मेरी टपरी है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने टपरी नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो यह जगह मेरी है, तो चाहे मैं अपनी टपरी में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम चाय और कचौड़ी मत बनाकर बेचो। मैं तो चाय और कचौड़ी ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही टपरी है। यदि मैं टपरी खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है और बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। तभी मुखिया कहता है, क्या हुआ कालू, तुम इस तरह रास्ते पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी टपरी इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरे टपरी के सामने चाय कचौड़ी की टपरी कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के धंधे पर असर पड़ेगा। अरे कालू, कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी इस गांव में केवल तुम्हारा अकेले का चाय कचौड़ी का धंधा है। अगर वह भी टपरी खोल लेगा तो उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी, और वह तो उस स्वाद के ऊपर होता है कि किसका स्वाद कितना अच्छा है। अगर तुम्हारी चाय और कचौड़ी अच्छी होगी तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि राघव की चाय कचौड़ी अच्छी होगी तो यह कमाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुखिया जी। मैंने भी इसे यही बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। ये सुनकर कालू चुप रह जाता है और इसके बाद वह वहां से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है और वह आदमी अपनी टपरी खोल लेता है। उस सीधे साधे आदमी का नाम राघव था। वहीं कालू काफी ज्यादा परेशान होता है। वह अपनी टपरी पर आकर अपने आप से कहता है, अगर जल्द से जल्द इस राघव का कुछ नहीं किया तो यह मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा और मैं यहाँ अपनी टपरी पर मक्खियां मारता फिरूंगा। मैं इसकी टपरी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब कालू फैसला करता है कि वह अपनी चाय और कचौड़ी के दाम बहुत गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा घाटा ही क्यों ना उठाना पड़े। जिसके बाद उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चाय और 2 कचौड़ी के दाम को 40 रुपए से घटाकर सीधे 20 रुपए कर दिया। जिसके बाद उसकी टपरी पर बहुत भारी भीड़ हो गई। ये देखकर कालू मन ही मन बहुत खुश हुआ। वहीं राघव ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि दाम बेहद कम होने के कारण सभी लोग चाय कचौड़ी खाने के लिए कालू की टपरी पर दौड़ कर जा रहे थे। ये कालू ने तो चाय और कचौड़ी का दाम बिल्कुल आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टपरी पर कोई भी नहीं आएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा ये काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद राघव ने भी अपना चाय और कचौड़ी का दाम आधा कर दिया, जिससे सभी लोग फिर से उसकी टपरी पर भी जाने लगे।
ये देखकर कालू को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, ये क्या? इस राघव ने भी अपने चाय। ये देखकर कालू को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, ये क्या? इस राघव ने भी अपने चाय कचौड़ी के दाम आधे कर दिए। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। ये कहकर कालू अपनी कचौड़ियों के मैदे, दाल और तेल में मिलावट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह सब करके उसे सस्ते में घटिया सामान पड़ रहा था जिससे उसका मुनाफा बना रहे। वहीं दूसरी तरफ राघव अपनी पूरी ईमानदारी के साथ साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा था और अब कालू ने चाय कचौड़ी का दाम 15 रुपए कर दिया, जिसके बाद सभी लोग राघव की टपरी को छोड़कर कालू की टपरी पर जाने लगे। तभी ग्राहक बोला, अरे वाह कालू भाई, तुमने तो इस बारिश के मौसम में दाम कम करके हम गरीबों के मजे करा दिए। अरे हाँ हाँ भाई, 15, क्या तुम लोगों के लिए मैं इस चाय और कचौड़ी के दाम 10 रुपये भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरी ही टपरी पर आओ खाने। अरे क्यों नहीं, हम तो बस तुम्हारी टपरी पर ही आएंगे। वैसे भी तुम्हारी टपरी के अलावा यहाँ पर कोई इतनी कड़क चाय और खस्ता कचौड़ी नहीं बनाता है, और तुम्हारी टपरी वैसे भी इस गांव में बहुत पुरानी है। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे सामने जबरदस्ती बराबरी करने आ गए हैं। अरे तुम वहां पर ध्यान ही मत दो और अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम अगर इस दाम पर इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी दोगे तो कोई दूसरी जगह क्यों ही जाएगा। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी टपरी पर आया और कांपते हुए कहने लगा, बेटा, एक प्लेट कचौड़ी और एक कप चाय कितने की है? 15 रुपए की है। बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ठंड भी बहुत लग रही है। इतने में कुछ खाने को हो तो दे दो। ये बात सुनकर कालू गुस्से में आग बूला होकर बोला, यहाँ मैंने कोई भंडारा नहीं लगा रखा है। वैसे ही मैंने अपनी चाय और कचौड़ी का दाम आधा कर रखा है, और अब तुम चाहते हो मैं 5 रुपये में सब दे दूं। नहीं मिलेगा यहाँ 5 रुपये में कुछ। जब जेब में पूरे 15 रुपये हो तब आ जाना। अब जाओ, यहाँ से रास्ता मत रोको। ये सारी बातें दूर खड़ा राघव सुन लेता है और उस बूढ़े आदमी को आदर से अपनी टपरी पर बुलाता है और चाय कचौड़ी की गर्म प्लेट देते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आप इस बारिश में आराम से बैठकर खाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब खरीद कर खा सकूं। अरे काका, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं ना, आप बस पेट भरकर खाइए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पेट भरकर गरम गरम कचौड़ी खाता है और चाय पीकर कहता है, शुक्रिया बेटा, तुमने आज इस बारिश में एक भूखे का पेट भरा है और मुझे सहारा दिया है। मेरा आशीर्वाद है, जब भी कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो बाद में उसके खुद के साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में और घटिया माल बेचने के कारण कालू को नुकसान पर नुकसान हो रहा था, लेकिन वो बस राघव को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से कालू हर हथकंडे आजमा रहा था। और एक दिन की बात है, उसने अपने आप से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका धंधा तो चलेगा ही, साथ ही साथ मेरा ढाबा जैसी टपरी भी बंद हो जाएगी। क्यों ना मैं इस राघव की टपरी को रात में चुपके से टुड़वा दूं, जिससे उसका सब सामान टूट जाएगा और वो यहां से दुकान समेटकर भाग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये कहकर वो रात को अपने घर चला जाता है और अगली सुबह जैसे ही तेज बारिश में राघव अपनी टपरी पर पहुंचता है तो तेज तेज चिल्लाने लगता है, अरे मेरी टपरी को किसी ने रात में तोड़ दिया, सारा बर्तन और सामान भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं? पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग राघव की टूटी हुई टपरी को देखने लगते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर बारिश वाली रात में ये सब किसने किया। तभी राघव वहां खड़े कालू की ओर देखकर रोता हुआ बोलता है, जरूर ये सब इस कालू का किया कराया होगा। मुझे पता है कि यही मुझसे और मेरी नई टपरी से जलता था। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तुझसे क्या जलन थी? हाँ, तूने भले ही मेरे सामने अपनी टपरी खोली हो,
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी टपरी को आकर तोड़ दूंगा। मेरी भी एक टपरी है और मैं जानता हूँ कि एक गरीब को उसकी दुकान कितनी प्यारी होती है। हाँ भाई, कालू एकदम ठीक कह रहा है। कालू को यहाँ चाय और कचौड़ी बेचते हुए बहुत समय हो गया है। कालू ऐसा ऊंचा काम कभी नहीं कर सकता है। जरूर तुम्हारी टपरी को किसी और ने दुश्मनी में तोड़ा है। पता नहीं, पर मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहकर राघव काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। कालू बहुत खुश था क्योंकि राघव ने अपनी टपरी आना बंद जो कर दिया था और अब कालू ने फिर से अपनी चाय और कचौड़ी के दाम बहुत बढ़ा दिए थे। उसने फिर से अपनी प्लेट 40 रुपए की कर दी थी और लोग इस बारिश के मौसम में मजबूरी में उसी से चाय कचौड़ी खाने के लिए आया करते। एक दिन मुखिया जी खुद चाय पीने के लिए उसकी टपरी पर आए और उन्होंने कालू से कहा, यह क्या बात हुई? कालू, जैसे ही राघव ने अपनी टपरी बंद की, तुमने तो अपने चाय और कचौड़ी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अरे मुखिया जी, अब आपको तो पता ही है कि बाजार में तेल, मैदा और चाय पत्ती कितनी महंगी होती जा रही है और फिर इसे बढ़िया बनाने में कितना ज्यादा समय लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को खराब चाय कचौड़ी खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ा दिए ताकि स्वाद में कोई कमी ना हो। ठीक है, भले ही तुम दाम थोड़े बढ़ा देना, मगर टपरी पर कोई मिलावटी चीज मत बेचना। अरे चिंता मत कीजिए मुखिया जी, सबसे पुराने ग्राहक वैसे हैं। भी आपको आप क्यों ही झूठ हमारे बोलूंगा? मुझे अपना धंधा चलाना है कि नहीं? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो अब एक प्लेट कचौड़ी लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए पैक भी कर देना। इसके बाद कालू वहां से कचौड़ी तलने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, मुखिया ने कालू को अपने घर पर बुलाया। कालू जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राघव वहां पहले से ही मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने कालू से कड़क आवाज में कहा, क्यों कालू, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम कचौड़ियों में मिलावटी और सड़ा हुआ सामान बेच रहे हो और तुमने ही रात के अंधेरे में राघव की टपरी को तुड़वाया था। नहीं मुखिया जी, ये राघव सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों ही करूंगा? अच्छा मुखिया जी, इससे जरा ये पूछिए कि इसे ये बात कैसे पता चली कि मैंने आपको ये बात बताई है। ये बात सुनकर मुखिया भी हैरान हो गया और उसने कालू से कहा, हाँ कालू, मैंने तो तुम्हें अभी तक ये बताया ही नहीं कि तुम पर राघव ने कोई आरोप लगाया है। तुमने अपने आप उसका नाम क्यों ले लिया? जब यह यहाँ पर खड़ा है तो इसी ने आपसे शिकायत की होगी ना, और कौन कहेगा? नहीं, मुझसे ये बात राघव ने नहीं बल्कि गांव के मदन ने आकर कही थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने ही राघव की टपरी को नष्ट करने के लिए उसे पैसे दिए थे। यह सुनकर कालू काफी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सबके सामने आ जाएगी और तभी मदन सबके सामने आता है और वह सबके सामने कबूलता है कि राघव की दुकान तोड़ने के लिए कालू ने ही उसे लालच दिया था और वह ऊपर से ही अच्छा बनता है, अंदर से बहुत लालची है। ये सुनकर राघव ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मेरी टपरी तोड़ने में इसी कालू का हाथ है, पर आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है। सच को चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। अब सच सच बताओ कालू, तुमने राघव की टपरी क्यों तोड़ी और तुम इतने समय से लोगों को मिलावटी कचौड़ी क्यों खिला रहे थे? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर बहला लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी दुकान खोले और मेरे ग्राहक खराब करे। इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने जैसे तैसे तो अपनी टपरी को इतने साल चलाकर यहाँ तक पहुंचाया था और कोई मेरे सामने आकर उसे ऐसे टक्कर दे, मुझे हजम नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो इसके लिए तुम ये सब घटिया काम करोगे? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने केवल राघव की टपरी ही नहीं तोड़ी बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी।
मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, और राघव भाई तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं राघव का जो भी नुकसान हुआ है वह पूरा भरने के लिए तैयार हूं। वो तो तुम्हें हर हाल में भरना ही पड़ेगा, और तुम मेरे अगले आदेश तक अपनी चाय और कचौड़ी की टपरी भी नहीं खोल पाओगे। देखा ना तुमने, अपने लालच में आकर अपना ही भारी नुकसान कर लिया। अगर तुम इतना लालच नहीं करते तो आज तुम्हें पूरे गांव के सामने इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जिसके बाद कालू ने राघव की चाय और कचौड़ी की टपरी को अपने पैसों से बिल्कुल ठीक करवाया, और साथ ही पूरे गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। जिसके बाद कालू ने मुखिया के अगले आदेश का इंतजार किया और फिर अपनी चाय कचौड़ी की टपरी फिर से खोल ली, और अब वो भी बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से राघव की तरह ही साफ सुथरी चाय और कचौड़ी बनाता और सबको खिलाता। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली स्टोरी में आपका नाम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम कमेंट। एक छोटा सा कच्चा घर। सुबह का समय है। सीता रसोई में काम कर रही है। रामू अपनी दाबेली की रेहड़ी ठेला तैयार कर रहा है। वह दाबेली का मसाला, पाव और चटनी सलीके से रख रहा है। पिंकी स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार होकर आती है। पिंकी उदास चेहरे के साथ, पिताजी, आज स्कूल में मेरी टीचर ने कहा है कि अगर कल तक मेरी स्कूल की फीस 3,000 रुपए जमा नहीं हुई तो वो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। रामू पिंकी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर, तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, तेरा बाप अभी जिंदा है। आज मैं इतनी दाबेली बेचूंगा कि शाम तक तेरी फीस के पैसे पूरे हो जाएंगे। तू मन लगाकर पढ़ाई कर। सीता चिंता में, लेकिन रामू, मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर बारिश आ गई तो धंधा कैसे होगा? ऊपर से पांव भीग गए तो सारा नुकसान हो जाएगा। रामू ठेले को धक्का लगाते हुए, भगवान पर भरोसा रख सीता, अगर वो बारिश देगा तो कोई ना कोई रास्ता भी निकालेगा। मैं निकलता हूं। रामू रेहड़ी लेकर निकलता है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश और बादलों के गरजने पूरा बाजार खाली हो चुका है। सभी लोग अपने घरों को भाग गए हैं। सिर्फ रामू अपने ठेले के नीचे तिरपाल के सहारे सिकुड़ कर खड़ा है। बारिश का पानी उसके पैरों तक आ गया है। रामू का चेहरा निराश है। वह आसमान की तरफ देखता है। रामू निराशा से, लगभग रोते हुए, हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? अगर धंधा नहीं हुआ तो मेरी बच्ची कल परीक्षा कैसे देगी? उसका तो साल खराब हो जाएगा। तभी एक बड़ी लग्जरी कार BMW/Ondi पानी से भरी सड़क पर आती है और रामू के ठेले से कुछ दूर अचानक बंद हो जाती है। कार का इंजन धुआं छोड़ने लगता है। कार का दरवाजा खुलता है। सूट बूट पहने सेठ विकास बाहर निकलते हैं। वह पूरी तरह भीग चुके हैं और बहुत परेशान हैं। वह अपना फोन निकालते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं है। बारिश बहुत तेज है। वह भागकर रामू के ठेले के पास आते हैं, जहां थोड़ी सी जगह है। सेठ विकास कांपते हुए और हांफते हुए, भाई, क्या मैं यहां थोड़ी देर रुक सकता हूं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन में नेटवर्क भी नहीं है। रामू सम्मान से, जी बाबूजी, जरूर, आप अंदर आ जाइए, यहां तिरपाल के नीचे बारिश नहीं आएगी। सेठ विकास ठेले के पास खड़े होते हैं। वह बहुत थके हुए और भूखे लग रहे हैं। रामू उनकी हालत देखता है। रामू, बाबूजी, आप कांप रहे हैं, आपको बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं आपको कुछ खाने को दूं? गर्मा गर्म दाबेली है। सेठ विकास झिझकते हुए, भाई, भूख तो बहुत जोरों की लगी है। सुबह से मीटिंग्स में था, कुछ खा नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से निकलते वक्त अपना बटुआ, वॉलेट अंदर ही भूल गया हूं और अब गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। रामू एक पल के लिए अपने पैसों के डिब्बे को देखता है और उसे अपनी बेटी की फीस याद आती है, लेकिन फिर वह मुस्कुराता है। रामू, बाबूजी, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? इंसानियत पैसों से बहुत बड़ी चीज होती है।
किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म दाबेली बनाता हूं। रामू गैस जलाता है, ढेर सारा मक्खन डालकर 2 दाबेली बहुत प्यार से बनाता है। साथ में पास के एक थर्मस से गर्म चाय निकालकर सेठ जी को देता है। सेठ विकास दाबेली खाते हुए आंखों में कृतज्ञता के आंसू। मैंने दुनिया के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन आज जो स्वाद और अपनापन तुम्हारी इस दाबेली में है वो मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रामू। लोग मुझे रामू कहते हैं बाबूजी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सेठ जी का ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। सेठ विकास, रामू, मैं तुम्हारा यह कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। तुमने आज मुझे सिर्फ दाबेली नहीं खिलाई बल्कि इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। सेठ जी चले जाते हैं। रामू रात को उदास मन से घर लौटता है। रामू सीता से, सीता, आज बारिश ने सब धो दिया। मैं पिंकी की फीस के पैसे नहीं जुटा पाया, मुझे माफ कर देना। तीनों उदास होकर सो जाते हैं। अगली सुबह रामू के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रामू दरवाजा खोलता है। सामने सेठ विकास खड़े हैं, साथ में पिंकी के स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। रामू हैरान होकर, सेठ जी आप यहां? सेठ विकास मुस्कुराते हुए घर के अंदर आते हैं। हां रामू, कल तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, जबकि तुम खुद परेशानी में थे। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। सेठ जी प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल, रामू जी, सेठ विकास जी ने हमारी स्कूल का पूरा नया विंग बनवाया है। इन्होंने आज सुबह ही पिंकी की फीस जमा कर दी है, और सिर्फ इस साल की नहीं बल्कि जब तक पिंकी स्कूल में पढ़ेगी उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च सेठ जी उठाएंगे। रामू और सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू सेठ जी के पैर छूने के लिए झुकता है, लेकिन सेठ जी उसे गले लगा लेते हैं। सेठ विकास, अरे नहीं रामू, पैर तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए। तुमने कल बारिश में दाबेली के साथ जो इंसानियत परोसी थी उसकी कीमत चंद रुपयों से कहीं ज्यादा है। और हां, आज से मेरी कंपनी के सारे इवेंट्स में दाबेली और नाश्ते का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। पिंकी खुशी खुशी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रही है। रामू अपनी नई और बड़ी दाबेली की दुकान का उद्घाटन कर रहा है, जिसका नाम है इंसानियत दाबेली वाला। सेठ विकास रिबन काट रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी नेकी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल रामू की दाबेली की तरह। स्क्रीन पर लिखा आता है, नेकी कर, दरिया में डाल, बुराई का अंत और अच्छाई की हमेशा जीत होती।